नमस्कार किसान मित्रों, वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। हम आज अति विशेष किसान से मिलेंगे, माननीय आदित्य भाई खोत, और उनका इंटरव्यू भी ले रहे सिद्धेश जी, जो दिन रात इस युवा उम्र के अंदर बहुत ही अच्छे से किसानों की सेवा दे रहे, सबको गाइडलाइन दे रहे और बहुत अच्छे से कार्य कर रहे। आदित्य भाई का विशेष इसलिए मैंने बोला क्योंकि आज पूरे भारत भर में आम के खेतों में दिक्कत है। गुजरात में भी जो गिर मूल विस्तार है, कच्छ है, सब जगह पे दिक्कत है। महाराष्ट्र में भी दिक्कत है। और ये जिस आम की वैरायटी में काम करते हैं वो तो बहुत ही मतलब ऐसा है, सेंसिटिव फसल है सबसे आम की फसलों में से, जो है अल्फांसो, आफूस कैरी, आफूस आम। तो आदित्य भाई खोत 30 साल पुराने आम के बागान है उनके। पिछली लगभग 2 पीढ़ी से अच्छे से खेती कर रहे, और उन्होंने इसी साल से गौकृपा अमृतम का उपयोग शुरू किया। लगभग 100 पेड़ पे लिया और 100 के 100 पेड़ में जबरदस्त आम लगे हुए हैं। मैं उतना ही कहूंगा कि आदित्य जी ने वहां की देशी नस्ल के गोबर और गौकृपा अमृतम का समन्वय किया, और जो पूरे भारत भर में आम की ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो दिक्कत है कि फ्लावरिंग फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, फ्रूट है वो नीचे गिर रहा है, तो उसी के सामने आपने दुनिया की सबसे जटिल आम की फसल हाफूस को कैसे अच्छे से उन्होंने मैनेज किया है, कितने अच्छे फल है, इस वीडियो में सारा डिटेलिंग देखेंगे। उन्होंने हर एक चीज एकदम सूक्ष्म दृष्टि से बात करी है। उनका 75% खर्चा कम हो गया है और प्रोडक्शन काफी बढ़ चुका है, और फल की साइज एक सरीखी कंसिस्टेंट आई है। तो ऐसे ही सभी किसान अगर सूक्ष्म दृष्टि से अभ्यास करना सीखेंगे, अच्छे से प्रयोग करना सीखेंगे, प्रोटोकॉल को अच्छे से उपयोग करेंगे, तो परिणाम निश्चित कुछ अलग लेवल का होगा। तो गांव छोड़ के शहर नहीं जाना पड़ेगा। तो मैं आदित्य जी को और सिद्धेश जी को विशेष धन्यवाद कहता हूँ कि दोनों युवा है, और युवा लोगों को मैं उतना ही कहूंगा गांव के कि इन दोनों युवा से आप जरूर प्रेरणा लीजिए। और बिल्कुल इनके आम के बागान, जब पूरी भारत भर में ये दिक्कत है और आम कैसे खड़े आप देख सकते हैं, तो मैं उतना ही कहूंगा कि गुजरात में भी जहां पर भी गोबर और गौकृपा का अच्छे से उपयोग हुआ, मैंने एक घर का भी मेरा वीडियो आएगा, साथ में दूसरे भी किसान मित्र है उनके वहां पर भी सुंदर परिणाम है। तो अगर हम कोई भी खेती करते हैं तो देशी गाय का गोबर और गौकृपा अमृतम जहां मिलता है, परिणाम अतुलनीय हो सकता है। बस उतना ही करना है कि सही प्रोटोकॉल, सही ढंग से हमने बोला है उतनी मात्रा में गोबर, वैसे गौकृपा अमृतम देना। तो आइए मिलके गाय आधारित भारत का पुनर्निर्माण करते हैं। मैं विशेष आदित्य जी को धन्यवाद कहूंगा कि सब लोग शहर की तरफ जा रहे, तब वो रुक के एक युवा अच्छे प्रेरणादायी कार्य कर रहे। तो आदित्य जी और आपके पूरे परिवार को विशेष धन्यवाद कि आपने गाय आधारित खेती को चुना। कोकण कपिला को भी सम्मान पूर्वक आप घर पे लेकर के आए, और सिद्धेश जी आपने जाकर के इनको सम्मान दे करके अच्छे से डिटेलिंग में काम किया। तो सिद्धेश जी और आदित्य जी और आपके पूरे परिवारों को धन्यवाद, क्योंकि सिद्धेश जी का परिवार भी मुंबई में है और वो भी इनको अलाउ करके गांव में इन सेवा में जुड़ के दे रहे थे। उन सभी परिवारों को हृदयपूर्वक धन्यवाद। ये वीडियो थोड़ा डिटेल में होगा ताकि आप अच्छे से समझ पाए कि उनके केमिकल के खर्चे कितने थे, कौन से केमिकल डालने पड़ते थे, वो सारा चीज जीरो करके गौकृपा से हो सकता है क्या। तो ये जटिल से जटिल फसलें वहां पे हुई। હું ખેડૂત મિત્રો ગુજરાતીમાં વચ્ચે એટલી જ વાત કરીશ કે આપણા ગુજરાતમાં ખૂબ તકલીફ છે આ વખતે આંબામાં, તો અમારા ઘરમાં તે અને આ આદિત્યભાઈ છે એમને ત્યાં કેરીની ખૂબ સરસ પરિણામ છે। તમે આ જુઓ, સમજો, અને ગુજરાતમાં પણ જ્યાં એકદમ પ્રોપર છાણ અને ગૌકૃપા અમૃતમ વાપર્યું છે ત્યાં કેરીના પરિણામો અલગ છે। એટલે मैं अभी बीच में गुजराती इसलिए बोला क्योंकि गुजरात में भी बहुत सारी दिक्कत है। सभी वैज्ञानिक मित्रों, किसान मित्रों को धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे गौ मित्रों, वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। मैं सिद्धेश पाटिल आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज हम जो महाराष्ट्र है वहाँ के जो कोकण प्रांत जिसे देवभूमि कहा जाता है, आज वहाँ पे है। तो कोकण प्रांत में जो रत्नागिरी जिला है उसके अंदर दापोली तालुका है। उस दापोली तालुका में जो शिरवणे करके गाँव है, उस शिरवणे गाँव में आज हम है। तो यहाँ पर हमारे साथ एक बहुत प्रगतिशील किसान आदित्य खोत जी है। इन्होंने इस साल जो विश्व प्रसिद्ध अल्फांसो जिसे हम हापूस आम कहते हैं, उस हापूस आम के ऊपर प्रयोग किया है गौकृपा अमृतम का और जैविक कृषि का। तो आइए आज हम उनसे जानेंगे कि उनका क्या अनुभव रहा, कहाँ से उन्होंने शुरुआत की, अब तक का उनका अनुभव क्या है और आगे वो क्या करने वाले। आदित्य जी नमस्कार। नमस्कार, जय गौ माता। जय गौ माता। आप सभी दर्शकों को आपकी शुरुआत से लेकर के अब तक या इसके आगे आप क्या करने वाले और क्या क्या किया, आपका अनुभव क्या रहा, ये आप विस्तार में सभी को बताइए। पहले तो मैं अभी मेरा पूरी जानकारी ये है वो सिद्धेश जी ने दी है कि हम मेरे पिछले 2 पीढ़ी से मैं ये हापूस आम का यहाँ पे हमारे यहाँ पेड़ है, बगीचा है, और दापोली तालुका में और रत्नागिरी जिला का जो हापूस आम है वो विश्व प्रसिद्ध है।
तो उसमें मैंगो का जो वैरायटी रहता है वो अल्फांसो, वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वही हमारे यहाँ प्लांटेशन किया हुआ है सब। अभी मेरे पिताजी और पिताजी के पिताजी के समय से ये बाग और बगीचा हर एक साल जैसे जैसे आगे संशोधन होता गया, उसके बारे में कोकण कृषि विद्यापीठ में रहेगा, उसके उससे उधर जाके कलम वगैरह लेके आके यहाँ के भी इस बगीचा में लगाया हुआ है। ये जी। प्लांटेशन जो पूरा हुआ है ये 1995 का है। अच्छा, 1995। हाँ, 1995 से ये सब प्लांटेशन किया हुआ है। अभी लगभग इसका आयु आप देखेंगे तो सब 30 साल के लगभग ये सब पेड़ है। अच्छा। अभी मेरे पिताजी अंकल लोग सब ये पेस्टिसाइड में बगीचा पहला करते आए थे। पेस्टिसाइड का उपयोग किया था, इंसेक्टिसाइड का उपयोग किया था। जैसे जैसे पहले जो सिफारिश विद्यापीठ ने की थी कि जो कुछ मॉलिक्यूल्स बहुत है, नाम बताने लगूंगा तो बहुत लिस्ट लंबी है। तो पहले हमारे यहाँ उसी हिसाब से खेती करती थी। तो उस टाइम मैंगो का यील्ड आता था, ऐसा नहीं है कि आम लगता नहीं था, आम भी लगता था। वो पहला जो पीरियड था, यानी कि 2010 से लेके साधारण पहले 15 साल होने के बाद यील्ड आना चालू हुआ, जो बम्पर यील्ड हम कहते हैं वो वहाँ से चालू हुआ था। तो उस टाइम भी इंसेक्टिसाइड था, लेकिन इतना इंसेक्टिसाइड नहीं था, उतनी रोगराई नहीं थी। तभी एक दो इंसेक्टिसाइड की फवारी करेंगे तो भी काम चल जाता था। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, जैसे जैसे लागवड यहाँ की सब आगे आजू बाजू में बढ़ती गई, तब से रोग का प्रतिकार बहुत ज्यादा होने लगा। वैसे उसमें हॉपर रहेगा, थ्रिप्स रहेगा, वो अली कहते हैं वो उसका प्रादुर्भाव रहेगा। देखते चलते चलते जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, साल बढ़ते गए, ग्लोबल वार्मिंग का भी एक समस्या है जो अब पूरी विश्व को आगे जाके उसको फेस करना है, वो अभी से चालू हुआ है। इस साल का टेम्परेचर हम देखेंगे तो कोंकण का टेम्परेचर 41-40 सेल्सियस हुआ था, 41 पे गया था। इधर मेरे बगीचे में भी मैंने लगाया है टेम्परेचर, तो उसपे भी 41 एक साधारण 3 मार्च से लेके 8-10 मार्च तक 41 टेम्परेचर रहा था इधर। अच्छा। तो इसका इम्पैक्ट बहुत होता है पेड़ के ऊपर या फिर आम के बगीचे के ऊपर, उसका इम्पैक्ट बहुत रहता है। तो उस टाइम पानी देने का रहता है, वो सब क्या है, ये इससे प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ती है। और जैसे जैसे ये ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, उसके हिसाब से जो वातावरण में बदलाव जो आ रही है, उस हिसाब से रोगराई भी बहुत बढ़ गई है जी। वो रोगराई बढ़ गई है, इसका मतलब वो इतना बेहिसाब से बढ़ गई है कि आज हमने फवारी किया है कि 4 दिन बाद ऐसा लगता है अभी हमने फवारा किया है, लेकिन क्या उसका उपयोग नहीं हुआ है। हम दूसरा लेके जाते हैं बाजार में, नहीं नहीं वो परसों दिया था, वो कुछ काम नहीं किया, ऑफर गया नहीं, हमको उससे भी आगे का मॉलिक्यूल दे दो। अच्छा, उससे भी और जहरीला हाँ, वो तो बोलेगा हाँ ठीक है, वो उससे भी महंगा है, तो फिर वो लाके वो फवारा। ऐसे हमने पिछले 2014 से लेके 2025 तक 11 साल में आम का जो पूरा सीजन रहता है उसमें कभी कहीं हाईएस्ट हमने 11 स्प्रे लिए है। 11 स्प्रे। 11 स्प्रे एक सीजन सीजन में। लिए। हाँ, अरे बाप रे। तो वो लगभग 2016 से 18 का पीरियड था, उस टाइम ऐसे 11 स्प्रे हमने लिए। अच्छा। और हर साल का एवरेज निकालेंगे तो 7 स्प्रे 8 स्प्रे उतने तो लगते ही है। उसमें इंसेक्टिसाइड हर स्प्रे में इंसेक्टिसाइड बदल के लेना पड़ता है। जी। जो पहले लिया है वो आगे काम नहीं करता है, उससे ज्यादा महंगा, उससे ज्यादा अच्छी वाली कंपनी चाहिए। वो जो दुकानदार देगा यही अच्छा है, वो हम लेके आएंगे, उसके ऊपर फवारेंगे, अप्लाइंग करेंगे, और उसके बाद जो कुछ रिजल्ट आएगा उस हिसाब से चलेंगे। ऐसे ही आज तक की खेती रही है। अच्छा। लेकिन गेले 2 साल से अभी 2 साल से 3 साल पहले कोरोना आया था। कोरोना से मैं घर पर ही था, तो वह यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, तो उधर सेंद्रिय खेती या फिर जैविक खेती, जैविक खाद, उसके बारे में मैं सोच ही रहा था। तभी मैंने 2018 में मेरी खुद की गौशाला भी खुलवाई है। अरे वाह। तो वहाँ पे अभी मेरे 26-27 गाय है, जो कोकण कपिला है। अच्छा। गांव की इधर का लोकल ब्रीड है। तो उसके उधर से जो बछड़ा देने वाले थे, वो मैंने यहाँ पे आके उसका संगोपन किया है। उसका गोमूत्र भी संकलन करता हूँ, उसका गोबर भी संकलन करता हूँ। और वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ खेत में कैसे उसका अप्लाई करेंगे इस बारे में सोच रहा था। तभी गोपाल भाई सुतारिया जो गुजरात के हैं, उनका जो गो कृपामृत करके एक उन्होंने एक कल्चर बनाया है, उसके बारे में मैं वीडियो देख रहा था। 2 साल सिर्फ वीडियो ही देख रहा था कि उन्होंने
उनके 2-4 वीडियो है, वो पालक में किया है, जी। उसके आश्रम में जो लड़के हैं वो गुरुकुल में उनके, हाँ, गुरुकुल के हम्म, वो उधर छोटा छोटा जमीन का टुकड़ा लेके उस पे प्रयोग करते प्रयोग हैं। कर रहे वहां पे। तो उधर वो देख रहा था कि ये हमारे आम में भी काम करेगा क्या। वैसे आम पे किया है ऐसा एक भी वीडियो मैंने पहले देखा नहीं था 2 साल पहले, जी। लेकिन उधर के बाकी के जो फल है उसमें उनका प्रयोग किया हुआ मैंने वीडियो देखा, तो मैंने बोला कि अभी आम में करेंगे, जो कुछ होगा तो वो देखा जाएगा। पर अच्छा, वो मतलब आपने सट्टा खेला इसका। हाँ, क्योंकि इतना इंसेक्टिसाइड पे खर्चा करते हैं, सब करते हैं, तो एक बार जैविक के यहाँ जाके तो देखते हैं कि क्या होता है, असली में रिजल्ट है या नहीं है। जी। इसलिए मैंने मेरा पूरा इधर एरिया है जो 500 पेड़ का है, और मेरे एक लीज पे बाग ली है, उधर भी 500-600 झाड़ है, पेड़ है उधर भी। जी। तो मैंने बोला कि इस साल हम एक प्रयोग पे 100 का पेड़ को ये गो कृपामृत करके देखेंगे। वो तो उतना भी कर सकते हैं, क्योंकि गो कृपामृत डालने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए, उसका कल्चर करने की तैयार करने के लिए मैंने देखा तो मैन पावर बहुत लगता है। ऐसा नहीं है कि इंसेक्टिसाइड का कैसा रहता है, एक बाटली 1 लीटर लेके आओ, डालो, स्प्रे तो करो। डालो और स्प्रे करो। वो उतना आसान नहीं है कि जितना गो कृपामृत का बहुत ही कठिन है उसकी प्रोसेस, जी। उसको मैन पावर भी ज्यादा लगता है। तो मैंने नवंबर तक हमारे यहाँ अभी मेरे को लगा कि अब फ्लावर आने वाला है पेड़ को, तभी मैंने उधर अहमदाबाद जाने ही वाला था। तब कोकण कृषि विद्यापीठ में हमारी एक बैठक थी। उस बैठक में उधर के कुछ लोग थे, उन्होंने बताया कि मैं ये कल्चर जो है हमारे विद्यापीठ में आया हुआ है, चाहिए तो आप यहाँ से कलेक्ट करके ले जाइए। तो उधर मैं गया था, लेकिन उसके बाद सिद्धेश जी की पहचान हुई, तो सिद्धेश जी ने मुझे वो कल्चर दिया, उसका फोटो लिया वो उधर उनके रिकॉर्ड के लिए, और मैं वो लेके आया। वो उस तारीख था 22 नवंबर तारीख था, तो उस तारीख को मैं लेके आया। जी। और उसके बाद 22 तारीख का आने के बाद ये करना ही था, तो 23 तारीख को मैंने लगभग उसका सब सेटिंग किया, ड्रम लेके आया, उसमें जो ताक रहता था वो तो एक दिन मुझे तो वो दही के लगाने को गया, और वो छाछ बनाने के लिए। छाछ हाँ। बनाने के लिए गया। वो छाछ बनाने के बाद 24 तारीख को मैंने ये कल्चर डेवलपमेंट के लिए रख दिया। 2 लीटर छाछ लगाया, 2 लीटर गुड़ उसमें डाला, और पानी भर के वो 2 लीटर कल्चर दिया था वो उसमें डाला। तो पहला कल्चर का ड्रम पहले 7 दिन में तैयार हुआ। वो लगभग 2 दिसंबर या 3 दिसंबर तक पूरा कल्चर तैयार हुआ। लेकिन मेरे यहाँ पेड़ 100 थे, अच्छा। तो वो मैं अप्लाई नहीं हुआ, तो उसका मल्टीप्लिकेशन करने के लिए मैंने और 10 ड्रम लेके आया, और 10 ड्रम में हर एक दिन, क्योंकि कोकण कपिला जो वैरायटी है वो ज्यादा दूध नहीं देती है, बराबर। तो जैसे दूध देगी, आज 2 लीटर दिया तो 2 लीटर का दही लगाया, उसका ही 2 लीटर का 6 लीटर छाछ बनाया, और छाछ बना के आज 2 ड्रम हुए, कल 3 ड्रम हुए। उस हिसाब से पहले चालू किया। वो चालू करने के बाद हमने अप्लाई करना था। अप्लाई कैसे करेंगे, जमीन में देंगे या फिर स्प्रे करेंगे? तो हमारे यहाँ चर्चा चल रही थी, मेरे भाई भी थे, तो हम बोले नहीं, दोनों सही साइज से देंगे, उधर स्प्रे भी करेंगे और जमीन में भी देंगे। तो उसके लिए और भी ज्यादा कल्चर बनाना पड़ेगा। तो फिर गया, फिर 500 लीटर का 2 टंकी लेके आया। तो 500 लीटर का टंकी का लिया था, तो पहला स्प्रे के लिए कम लगता है, मैं तो पहले स्प्रे कर लिया। और 500 लीटर का जो टंकी लाया था उसमें जो कल्चर रखा था वो हम जमीन में देने के लिए उसको रखा, ड्रेंचिंग के लिए। अच्छा। उसके बाद देना कैसा है उसके बारे में भी कुछ आइडिया नहीं था, तो हमने हमारे हिसाब से 1:4 का रेशो लगाया। एक यानी कि 1 लीटर गो कृपामृत को 4 लीटर पानी के हिसाब से मिला के 5 लीटर वो बना के घोल जमीन में उधर छिड़काव करने का। आपने एक पौधे में वो कितना डाला लगभग नीचे? वो एक पौधे में हमने एक टाइम पे, यानी दर 8 दिन के बाद, हर हफ्ते एक दिन ऐसे वार उसको वेरीफाई किया, रविवार या सोमवार, और उस टाइम पे हमने दर हफ्ते में उसको एक झाड़ को 10 लीटर गो कृपामृत जाएगा, इस हिसाब से 10 लीटर गो कृपामृत और 40 लीटर पानी। अच्छा। ऐसे करके 50 लीटर घोल हमने एक पेड़ को दिया है हर हफ्ते। वो 50 लीटर का आपने जो द्रावण बनाया, वो द्रावण अपने मूल में अलग अलग जगह पे छोड़ा वो पेड़ के? हाँ, पेड़ के लिए जमीन में 4 गड्ढे किए हुए, उस 4 गड्ढे में हमने 10-10 लीटर का 4 बाल्टी, और जो रहेगा वो फिर आस में उस 4 गड्ढे में दिया है। तो शुरुआत से आपने जब से डाला, तो फ्लावरिंग से लेकर के अभी तक ये जो फ्रूट दिख रहा है, तो आप ये स्टेजेस बताइए कि आपको पारंपरिक जो करते हैं उसमें और इस पद्धति में क्या फर्क दिखा? पारंपरिक और इस पद्धति में फर्क ये दिखा कि इस फ्लावरिंग आने के बाद जो फ्रूट लगने का जो सेटिंग कहते हैं वो इतना बहुत ज्यादा हुआ कि एक फ्लावरिंग तो ज्यादा आया ही था,
वो फ्लावरिंग आने के बाद वो हमने स्प्रे किया गोकृपामृत का। गोकृपामृत में वैसे गुड़ का एक अलग ही स्वाद, स्वीटनेस रहता है, और छाछ का भी एक अलग खुद का स्वाद है। तो उस स्वाद से आजू बाजू का जो मक्खियाँ थी, मधुमक्खियाँ, वो इधर आके आकर्षित हो गई। तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो सेटिंग रहता था, पॉलिनेशन जो है वो बहुत अच्छा हुआ था। मैंने एक पेड़ को पॉलिनेशन होने के बाद हिलाया था, तो वो छोटा कैरी रहता है यहाँ पे, जी। तो हिलाने के बाद वो जो उधर से ड्रॉपिंग हुआ था, तो एक हिलाने के बाद ड्रॉपिंग हुआ था, तो वो 400 फ्रूट का ड्रॉपिंग हुआ था। अच्छा, मतलब 400 कैरियां गिरी थी। हाँ, गिर गई ऊपर से पेड़ से। ऐसे मैंने ड्रॉपिंग 3-4 बार किया था। मतलब 300-400 बार जो कैरियां हाँ। गिरी, ये आपने 3-4 बार गिरा है। 3-4 बार गया था। हाँ। उसके बाद भी अभी आप आम पे देखेंगे, यहाँ पे एक एक पेड़ पे अभी 300 350, कहीं पे 400, जैसे पेड़ की कैनोपी रहेगी उस हिसाब से आम लगे हुए हैं। लेकिन इतना आम पहले हम जब केमिकल में काम कर रहे थे या फिर पहले रासायनिक में काम करते, इतना बहुत ज्यादा नहीं लगता था। हाँ, हाँ। और यहाँ पे अभी किया जो हमने 100 पेड़ चुन के लिए है गोकृपामृत के प्रैक्टिस के लिए, वो 100 के 100 पेड़ पे ऐसा ही बेरिंग है। एक ऐसा जैसा? नहीं, एक जैसा बेरिंग है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि एक पेड़ को आया है, एक पेड़ के आया ही नहीं है, कि क्योंकि इसको कम लगा है, उस पर ज्यादा लगा है। और साइजिंग भी देखेंगे तो हर फ्रूट का साइजिंग लगभग एक समान जैसा है। नहीं तो रासायनिक में हम काम कर रहे थे तो तब क्या था, झाड़ का एक बाजू पूरा खराब होके जाता था जहाँ पे रोग आता था। तो उस टाइम ऐसा नहीं हुआ है, सब बेरिंग एक बराबर रहा है, फ्रूट साइज भी अच्छा रहा है, और ये हार्वेस्टिंग के लिए भी एक टाइम ही आएगा। अच्छा। ये बहुत अच्छा है। रासायनिक में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। रासायनिक में एक आगे एक पीछे, उस पे रीफ्लॉवरिंग का एक स्टेज रहता है, वो जो हापुस वैरायटी में बहुत ज्यादा परेशान करता है। अच्छा। यानी कि जब आम अभी हार्वेस्टिंग के आने के बाद भी जब रीफ्लॉवरिंग होता है, यानी कि इधर से फिर से उसको फूल फूल आता है, जी। और ये ड्रॉप हो जाता है इतना बड़ा भी। अरे बाप तो रे। इधर अभी इस साल में ये अभी जीप इतना भी हमको लगे कि इधर रीफ्लॉवरिंग का प्रॉब्लम नहीं आया है। अच्छा। और ये रीफ्लॉवरिंग का प्रॉब्लम ये तो आगे आने वाले जो हमने पैकलो की जो प्रैक्टिस जो करते हैं लोग, जी। उसको ये रीफ्लॉवरिंग का प्रॉब्लम तो आता ही आता है। अच्छा। उसके लिए फिर वो जिब्रेलिक एसिड की प्रैक्टिस करते हैं कुछ लोग और कई संजीवक बाजार में उपलब्ध है, वो भी एक एक करके अभी प्रयोग चालू कर रहे हैं। लेकिन ये गोकृपामृत में हमको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है इस बार रीफ्लॉवरिंग के इसमें। और अभी देखेंगे कि ये सब खेती जो है वो लास्ट में, यानी कि एंड में जहाँ पे रुकती है, वो सब अर्थशास्त्र में बैठना चाहिए। हाँ, बराबर है, सबसे महत्व का हाँ, भाग है कि हम खेती कर रहे हैं, लेकिन उस खेती में हमको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, या खर्चा ज्यादा और उत्पादन कम, ऐसा होएगा तो खेती कौन करेगा? कौन कोई करेगा? कोई खेती के बारे में, या ये तो ये है कि पहले तो धूप में काम करो जी। और फिर भी नुकसान में जाओ, ऐसा रहेगा तो कोई खेती नहीं करेगा। तो इसलिए अभी इसका अर्थशास्त्र हम समझ लेंगे तो ये मैंने शुरुआत में बताया कि 7-8 स्प्रे लगते थे हमको केमिकल के। अभी स्प्रेइंग का खर्चा तो केमिकल स्प्रे करना है वो भी उतना ही आएगा, और गोकृपामृत करना है वो भी उतना ही मतलब आएगा। जो मजदूरी को हम पैसा हाँ, देते हैं वो एक उतना ही ही लगना आएगा, है। अलग ही लगना है। लेकिन हम रासायनिक जो औषध लेके आते हैं Molecule बाजार से, सब spray मॉलिक्यूल, करते हैं। हाँ, वो अभी देखेंगे तो 1,000 रुपए लीटर से लेके 8,000 रुपए लीटर तक मिलता है। ये 1 लीटर आने के बाद 1 लीटर पूरे 100 कलम पे छिड़काव करेंगे तो 1 लीटर से भी ज्यादा लगता है, 2 लीटर लगता है, 5 लीटर दिखता है, उसका वो प्रमाण आता है, उसके हिसाब से लेना पड़ता है। अरे कभी बाप रे। जिस मॉलिक्यूल का रहता है 1 लीटर को 1 मिली लगेगा, कोई 1 लीटर को 3 मिली भी चलता है, कोई 1 लीटर को 5 मिली भी लगता है। तो उस हिसाब से वो लेके आने का, एक स्प्रे करने का अभी 100 पेड़ को अगर हम स्प्रे करना है तो 8,000 के 10,000 15,000 तक ये मॉलिक्यूल्स का खर्चा आता है। लेकिन वो एक ही लेके नहीं चलता है। अभी आप इंसेक्टिसाइड लेंगे तो फंगीसाइड अलग से लेना पड़ता है। करेक्ट। दोनों एक मॉलिक्यूल नहीं मिलता है बाजार में, दोनों तो अलग अलग लेना दोनों अलग अलग लेना है। वो फंगीसाइड का 1,000 रुपये अलग सा लगेगा और इंसेक्टिसाइड का 1,000 रुपये अलग से लगेगा। तो एक ही 2 मॉलिक्यूल, कभी कभी ऐसा होता है 2 नहीं 3 लो, 3 नहीं 4 लो, 5-5 मॉलिक्यूल भी एक टाइम हमने एक ड्रम में छिड़काव करने के लिए लिए है। उस हिसाब से उस छिड़काव करने के लिए जो खर्चा आता है वो बहुत, यानी कि 15-15 हजार एक स्प्रे का इधर का खर्चा हुआ आपका था। एक पूरे सीजन का लगभग अंदाजन, अभी जितना प्रयोग में आपने पेड़ लिए, हाँ, तो उसका अंदाजन खर्चा रासायनिक में कितना आता है और गोकृपामृत में अभी तक आपको कितना आया, इसका तुलनात्मक आप किसानों को एक आंकड़ा दीजिए। अभी मैंने ये प्रैक्टिस किया है गोकृपामृत का, वो हर हफ्ते किया है। अभी दर हफ्ते किया है, यानी कि दर हफ्ते स्प्रे भी किया है और ड्रिंचिंग भी किया है। उसको मेरे को इस यहाँ पे 100 पेड़ के लिए लगभग 500 से 600 लीटर स्प्रेइंग के लिए गोकृपामृत
लगता है, और जमीन को अंदर पेड़ के मूल में देने के लिए भी उतना ही साधारण 600 या 700 लीटर लगता है। यानी कि हम बैच जो तैयार करते हैं वो 1000 लीटर का करते हैं, तो 2000 लीटर हमारे एक यहाँ पे होता है। तो 2000 लीटर गो कृपामृत करने के लिए अभी हम उसका खर्चा देखेंगे तो साधारण लगभग 2000 का ही आता है। हाँ 2000 रुपए में 2000 लीटर पूरा तैयार हो जाता है। मतलब 1 रुपए लीटर आपको हाँ, 1 घर रुपए पे लीटर पे तैयार हो जाता घर है। पे कॉस्ट घर पे, पड़ता है हाँ। आपको। अच्छा यानी कि उसमें गुल का 2 किलो गुल 200 लीटर के लिए लगेगा, 2 लीटर छाछ 200 लीटर के लिए 2000 लीटर के 20-20 किलो लगेगा। एक गुड़ का भाव देखेंगे तो लगभग 50 रुपए से मिलता है, तो 1000 रुपए गुड़ का हुआ। और गो कपिला हमारे घर की है, उसका हिसाब हम अभी 50 रुपए गाय का दूध जो बाजार के मिलता है उस हिसाब से लगाएंगे, तो दूध का ही रेट लगाएंगे तो दूध का भी 1000 रुपए होगा, 2000 में पूरा लगेगा। उसका मैन पावर लगता है, मैन पावर तो रासायनिक में भी लगता है, ऐसा नहीं है लेकिन ये छिड़काव करने के लिए जो जमीन में छिड़काव करते हैं उसके लिए थोड़ा मैन पावर ज्यादा लगता है, लेकिन जो रासायनिक का जो हिसाब है उस हिसाब से बहुत ही कम है। यानी कि एक लीटर अभी गो कृपामृत हमने जो 2000 लीटर किया है, उस एक बारे का एक छिड़काव और एक जमीन में देने का खर्चा 2000 रुपए है। अच्छा सब और पेड़ों को। 100 पेड़ों को 100 पेड़ को अच्छा। अब देंगे तो 2000 रुपए का गो कृपामृत लगेगा। तो अभी और शुरुआत से लेकर आज तक हाँ। आपका पूरा खर्चा कितना होगा गो कृपा से? अभी मेरे को वैसे अभी दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने हुए, मैं हर हफ्ते दे रहा हूँ, यानी कि 16 बार मेरा ये देके हुआ है। जी। हर पेड़ को मैंने दिया है, तो 16 बार में अभी लगाएंगे तो एक लगभग 40 से 50 हजार तक सबका खर्चा हुआ है। वो मजदूर लोग की मजदूरी धर के वो मजदूरी spraying दे के। हाँ। और अच्छा। ये अभी आप इंसेक्टिसाइड में जाएंगे तो एक ही स्प्रेइंग का खर्चा कभी कभी 40 हजार तक जाता है, अरे बाप रे, एक स्प्रे का। हाँ। जब हम 5 मॉलिक्यूल की बात करें तो वो जब 5 मॉलिक्यूल एक साथ लेना पड़ता है तो एक ही स्प्रे का खर्चा 40 हजार जाता है। अरे बाप रे, तो पूरे सीजन का कितना होता होगा वो अंदाजा? पूरा सीजन का लगभग 2 से 2.5 लाख तक या फिर कभी कभी 3 लाख तक जाता है। अरे बाप रे। और उस हिसाब से यील्ड बोलेगा तो उतना यील्ड भी नहीं आता है। तो जैसा केमिकल में आप लगभग आप पकड़ के चले 1.5 से 2 लाख आपने खर्चा किया, तो उस बार का बेरिंग में और अभी आपने जो 40-50 हजार खर्चा किया है, हाँ। इसके बेरिंग में इसमें क्या फर्क दिख रहा है आपको? इस बेरिंग में ये तो पहले बताया कि ये हर एक पेड़ को वैसे समान आम लगे हैं जी। वो ऐसा रासायनिक में नहीं होता है। अभी हमने 100 पेड़ के लिए प्रैक्टिस किया है तो उसमें अभी 40 पहले आएगा ही नहीं, 40 जो आएगा तो 60 में भी ये आधा आया। इस पेड़ की एक इधर की जो टहनी है वो आई ही नहीं है, ऐसा रहेगा। उसके ऊपर उसके बाद उस पर रोग इतना आता है कि उस हॉपर का बहुत अटैक रहता है, थ्रिप्स का अटैक रहता है, उसके बाद सनस्ट्रोक रहता है। ऐसे कर करके लास्ट सीजन में हमारे जो हार्वेस्टिंग के लिए आम बचता है वो बहुत कम बचता है। आम आता बहुत है, दिखता बहुत है, परिपक्व आम बहुत कम मिलता है। हाँ, वो लास्ट स्टेज तक जाने के लिए पेड़ से आम निकालेंगे तो 200-300 एवरेज उतना भी नहीं आता है। अच्छा। कभी कभी 100 भी आता है। यानी को हर पेड़ का लगाएंगे 40 तो पहले ही गए, तो बचे 60 में भी ऐसा हुआ एक आया नहीं है, एक आधा ही कलम पे पेड़ पे आम है, आधे पे आम नहीं है। और उसके बाद ये जो क्लीननेस देख रहे हैं इसके बारे में मैं बहुत ही पहले बताना चाहिए था कि आम जब लगता है उसके बाद हॉपर का अटैक होता है। हॉपर अटैक होने के बाद उस पे जो काला कलर का वो डांबर जैसा, हम यहाँ पे हमारे जो मजदूर लोग बोलते हैं वो डांबर जैसा लग रहा है। यहाँ इस साल अजीब वो इतना भी नहीं है, मतलब हर साल लगभग आपके आम के ऊपर काले धब्बे आते हैं। हाँ, बहुत और ऊपर से दिखने में इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन इस बार आपका पूरा आम साफ है। तो इस साफ होने से क्या फर्क पड़ता है? साफ होने में अभी आप बाजार में जाएंगे, आप भी जाओ मैं भी जाओ, कोई भी इंसान जब बाजार में खरीदी के लिए जाएगा, कौन सा भी फल है, आम ऐसा नहीं, जो काला दिखेगा तो उसको कौन खरीदेगा ना। हाँ। अब जो जिस फल का जो कलर है वो कलर उसको नहीं है। अब आम तो थोड़ा सा ऑरेंज और पीला रहता है, वो उसको काला दिखेगा तो कौन लेगा, वो बोलेगा ये खराब है। अंदर से खराब नहीं होता है आम, जो खेती करने वाला है उसको पता है, लेकिन वो जो डिस्प्ले रहता है यानी कि जो दिखता है वो बिकता है, ऐसा नहीं है। और वैसे भी खाने के लिए भी एक नियम है कि पहले इनसे इंसान आंखों से खाता है, फिर नाक से खाता है, और फिर मुंह में जाने के बाद उसको असली स्वाद चखता है। तो दिखेगा अच्छा नहीं तो कौन लेगा। तो मार्केट में उसका रेट भी ज्यादा अच्छा मिलता है। अभी इस आम को अभी हमने बाजार में लिया तो 400-500 रुपए डजन में हमारा रोज का लगेगा, बिकेगा। तो ये उससे 200 रुपए और ज्यादा रेट से लेंगे और उसकी मांगनी बहुत अच्छी रहेगी, उसका सप्लाई भी बहुत ज्यादा रहेगा, उसकी मांगनी अच्छी रहेगी। इसलिए आम खपने के लिए कुछ दिक्कत नहीं आएगा। हाँ, बिकने के लिए वो बहुत बाजार में गया, 2-4 घंटे में वो सब बिक जाएगा। अच्छा, ये पूरा हाँ, यानी कि जो क्लीन रहेगा वो पहले जो दिखता है वो बिकता है, ऐसा ही वहाँ भी होगा। और ये
हम सब लेके जाएंगे। अभी यहाँ पे मेरे बगीचे में इस साल मैंने पूरा जैविक में किया था, तो उसका वीडियो मैंने भी मेरे हिसाब से 2-3 वीडियो किए थे। और 2-3 लोग हमारे हर साल जो हमारे यहाँ से आम लेके जाते हैं, वैसे मेरा आम पुणे, मुंबई, बड़े बड़े शहरों में मैं खुद का ही सेलिंग सिस्टम लगाया हूँ, उधर बिकता हूँ। तो एक कंपनी आई थी, उन्होंने बोला आपने ये सब प्रैक्टिकल किया हुआ है क्या? तो मैंने उनको ये सब दिखाया कि मैंने ये गोकृपामृत किया है, मैंने ये हमारी गाय है, इस गाय का गोबर है, वो गोबर डाल रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ। तो उन्होंने सीजन से पहले मेरे को 800 साढ़े 800 डजन का ऑर्डर दिया है अरे कि ये बाप रे। जैविक है तो हमको चाहिए। हम्म, यानी कि आपको ऐसा भी है, अभी भारत की संस्कृति है कि पहले से ही जैविक थी। हम्म, थोड़ा बहुत हरित क्रांति के बाद हम इंसेक्टिसाइड या फिर नए प्रयोग हो गए, रासायनिक की तरफ रासायनिक बढ़े। की तड़प बढ़ गए। उससे क्या हुआ, दिन ब दिन रासायनिक का प्रयोग इतना बढ़ता गया है कि जमीन का जो मातृभूमि का जो जमीन है उसकी जो क्वालिटी रहनी चाहिए, उसमें जो जीव जंतु रहने चाहिए, उसमें जो जीवाणु चाहिए वो नहीं है। उसमें गिरावट आई है। उसमें बहुत गिरावट आई है। हम्म, किधर किधर ये भी पाया गया है कि वो मृत सॉइल भी घोषित किया पूरी है, पूरी बंजर हो वो चुकी पूरी है। बंजर हो गई, उधर कुछ उगता भी नहीं है अभी। अच्छा। उस प्रोडक्टिविटी, उस जमीन को प्रोडक्टिविटी में लाने के लिए गोबर ही, हमारी संस्कृति में, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में यही लिखा है, गोबर ही इसका सबका हाँ, सोल्यूशन है। गौमय वस्ते गौमय लक्ष्मी। वस्ते लक्ष्मी यही है। हम्म, तो अभी गो कृपामृत से गो का सेवा भी होगा। वैसे गौ माता हर एक के घर में होनी चाहिए। हमारा दुर्दैव है कि भारत में रह के हमारे हर घर में गौ माता नहीं है, ये दुर्दैव है हमारा। और यहाँ कोकण में भी आप अभी सब जगह देखेंगे तो माइग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मुंबई शहर बहुत नज़दीक आ गया है, वाहतुक की व्यवस्था बढ़ गई है, आने जाने के लिए बहुत पहले जैसा दिक्कत नहीं है, ट्रेन और वाहतुक व्यवस्था हो गई है। तो सब लोग इधर से खेती छोड़ के नौकरी के लिए सब मुंबई जा रहे हैं। मुंबई पुणे जा तो रहे जो हैं। लोग कोकण छोड़ के, गांव छोड़ के शहर जाते हैं, तो आप उनको क्या अनुरोध करेंगे आपके माध्यम से? मेरे को यही बोलना है यहाँ पे कि हमारी जो जमीन है ये हमारी माता है। जैसे गौ माता है वैसे वो भी माता है, हमारी खुद की माता है ही। लेकिन अब प्रकृति के हिसाब से देखेंगे तो पहले पृथ्वी हमारी माता है। जी। जो अब पृथ्वी को माता कहेंगे तो उसके रहने वाली हमारी माँ गौ माता है। यहाँ का जो निसर्ग है ये भी हिंदू संस्कृति में उसको अभी देवताओं का स्थान दिया हुआ है। जी। तो उधर आइए, अपनी मातृभूमि भी आइए। जो अपनी जमीन अपने को मिली है पूर्वजों से, उनका भी शुक्रिया है कि उन्होंने इतने टाइम से बेचा नहीं है, इसलिए हमको मिला है। अभी ये प्रॉब्लम तो बहुत है कि पीछे से पीढ़ी ने सब संभाल के रखा है, आगे की पीढ़ी बेच के निकल जा रही निकल है। जाते हैं। हाँ, तो हमारे यहाँ पे आइए, इस बगीचा जैसा नवीन नवनवीन शोध यहाँ पे अपनों को करने चाहिए। अभी नई पीढ़ी इसमें नया नहीं करेगी तो कौन कौन करेगा? करेगा? नया को करना है, नया तो माइंड सेट भी नया चाहिए। और वैसे भी इस सब को लिए अंग मेहनत भी करनी पड़ती है, तो वो प्रोडक्टिविटी भी अपने अंदर चाहिए। और गौ माता रखेंगे तो हेल्दी भी रहेंगे। ये विष मुक्त अन्न है, इसमें कोई रासायनिक नहीं है, तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आयुष्मान बढ़ेगा। और इससे बहुत आगे जाके भी कहता हूँ कि अगली पीढ़ी के बारे में आप जब सोचेंगे, अभी आप सभी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि आगे का क्या, अभी भविष्य क्या है? भविष्य क्या है भारत का। तो भारत के भविष्य के लिए इस सब को एक जैविक या फिर रासायनिक से बचाकर जैविक के पास जाना चाहिए। सब अन्न विष मुक्त होना चाहिए। ये होने के लिए बहुत समय जाएगा, लेकिन किसी को तो इसकी शुरुआत में करना पड़ेगा। ये जो जैविक कृषि की हम बात करते हैं, तो इसके अंदर स्थानीय नस्ल का ही चुनाव क्यों करना चाहिए? मतलब लगभग आज लोग तो गिर साहिवाल लेके आते हैं बाहर से। अच्छा, आपने कोकण कपिला क्यों चुने? कोकण कपिला चुनने का मकसद ये था कि हमारे यहाँ बहुत ही हिली एरिया है, पहाड़ी एरिया है। तो गिर या फिर साहिवाल रहेगा तो उसका शरीर यष्टि बहुत ही बड़ा रहता है। और ये इधर अभी हमारे यहाँ जो पहाड़ी एरिया का रहेगा, तो गिर है वो समतल भाग में रहने वाली, या फिर गुजरात के कच्छ के वहां से आती है। साहिवाल भी रहेंगे तो वो राजस्थान से आती है। तो यहाँ पे बहुत ही सपाट एरिया है, उसको यहाँ पे चलने के लिए, फिरने के लिए बहुत ही तकलीफ हो जाती है। यानी मैंने भी एक 5-6 साल पे गिर लाया था, और अच्छा। यहाँ पे पहाड़ी एरिया पे वो गिरी बारिश की वजह से, और वो फिर उठ नहीं पाई। उसका वजन इतना हेवी था कि उसका हड्डियों में फ्रैक्चर हो गया, अरे बाप और रे। उसके हिसाब से वो चल नहीं पा रही थी। तो ऐसा प्रॉब्लम आता है। और यहाँ का क्लाइमेट है, और वैसे भी और यहाँ की बहुत बारिश। बहुत बारिश, वो भी उसको बारिश में उसको भी थोड़ा अलग से ट्रीटमेंट करना पड़ता है। हाँ। हाँ, बाकी नस्लों को सभी नस्लों का। अभी
आप गिर बोल रहे हैं या साहिवाल बोल रहे हैं, हमारे यहाँ एचएफ भी लाके हुए है, हर जर्सी भी है, वो तो अलग हिसाब है। उनको तो फैन लगा के एसी लगाने पे बैठते हैं, लेकिन हम बोलेंगे वो एसी के खर्चे में हमारे गो कोपिला दो आप संभाले वो नहीं होगा। हाँ मतलब लेकिन दो कोकण कपिला संभालने जितना लोगों में तैयारी नहीं, तैयारी नहीं लेकिन महंगा खर्चा करके हाँ, एचएफ वो जर्सी रखना है। HF जर्सी लगना है उसका। अच्छा तो उनको लगता है कि वो दूध के हिसाब से हम पैसा कमाएंगे, लेकिन हाँ। जो गो कोपिला हमारे यहाँ गोमूत्र या गोबर अब ये पेड़ में हम या फिर खेती में इस्तेमाल करेंगे तो वो दूध से भी ज्यादा उसका रिटर्न्स हमको इस खेती में से मिलेगा। इनका कहना है कि जो कोकण कपिला नस्ल है यहाँ की, तो वो भले दूध अगर कम देती है तो उसके अंदर जो उसके गोबर और गौमूत्र हमें प्राप्त होता है, तो गोबर गौमूत्र का प्रयोग करके हम दूध से भी ज्यादा उत्पादन खाली पाक से ले सकते हैं। अभी इनका कहना था कि आम के अंदर इनका खर्चा बहुत था, उत्पादन कम था। इस साल इन्होंने गौकृपामृतम का प्रयोग किया, गोबर जैसा डाला इन्होंने पेड़ में कंपोस्ट करके, तो इनको इतना ज्यादा आम में प्रोडक्शन आया कि इनको अभी अगर दूध नहीं भी देते आपकी घर पे गाय, तो भी आप गाय रखेंगे क्यों, तो गोबर दे रही है। गोबर दे रही है और ज्यादातर हमको अभी पैसा भी ज्यादा मिलेगा, उत्पादन ज्यादा होगा तो, और खर्चा भी कम हो रहा है, वो भी एक उत्पादन की तरह ही है। खर्चा कम होना ये हमारी कमाई है, वो होने ही वाला था। तो ठीक है, वो डिवाइड करके हम गाय के हिस्से में डालेंगे। जो अभी हमने बताया 2-2.5-3 लाख रुपए हमारा रासायनिक पे खर्चा हो रहा था, अभी इस साल मेरे को 50,000 हुआ, तो ऊपर का सब नहीं डालिए, लाख रुपए तो हम गाय की सेवा के लिए लगा ही सकते हैं। उसमें 2 गाय ज्यादा हम संभल सकते हैं, उससे 2 गाय ज्यादा संभलेंगे तो और 100 कलम पेड़ के लिए हम गोकृपामृत और कंपोस्ट का काम कर पाएंगे। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके हम बढ़ाएंगे तो आज ना कल ना परसों हमारा ये सब क्षेत्र, ये सब कोकण भूमि जैविक के आधार पे चलेगी और यहाँ की गौ माता है उसको भी संरक्षण मिलेगा। तो आप एक किसान जो यहाँ पे वो शुरुआत ही नहीं करते, प्रयोग ही नहीं करते, तो आप उनको क्या कहेंगे? अभी क्या है उनको यानी कि क्या ये कैसा होगा वो कैसा होगा। हमारे यहाँ शिक्षा की वजह से इतना किताबी ज्ञान बढ़ गया है कि जो किताब बोलेगा वही सही, ऐसा रह गया। अभी अपने थीसिस यहाँ पे जोड़ के हमारे जैसे किसान के पास आके हमने क्या किया है ये देखने के लिए भी कोई को फुर्सत नहीं है। हाँ, ये किताब में दिया है, ये इंसेक्टिसाइड इस रोग पे ये चलता है, आया स्प्रे करके गया, ऐसा नहीं है। हमने इस पे क्या मानते किसान का खेत ही बड़ा प्रयोगशाला है। हाँ, वो लगभग 5 से 10 पेड़ लगाए। उस आपको एरिया बहुत रहेगा तो छोटा एरिया में शुरुआत करिए, उसको अलग से करके उधर गोकृपामृत का इस्तेमाल कीजिए, जो आपको जो चाहिए जैविक में वो इस्तेमाल कीजिए, लेकिन वो गाय से जुड़ा हो। और वो तुलना करके फिर आप चयन करिए कि सबसे उत्तम कौन सा है और आपको खर्चा क्या आसान पड़ रहा है आपको। हाँ, उत्पादन भी ज्यादा है, मेहनत किसमें कम लगती है। अभी ये मेहनत कम लगती है, इसके हिसाब से क्या मैं ज्यादातर अभी मैन पावर का बहुत बड़ा इशू सब के पूरे भारतवर्ष को सहना पड़ रहा है कि खेती के काम के लिए अभी आदमी नहीं मिल रहे, यानी कि ये सब 100 पेड़ के काम अकेला आदमी नहीं कर सकता है। तो इधर अपने हेल्थ के हिसाब से भी जब या अभी माइग्रेशन का जो हमारा स्थलांतरण का एक मुद्दा आया था कि बाहर गए हुए लोग, अभी यहाँ पे 4 लोग और आम की खेती करने वाले जब आएंगे तो हम 4 लोग मिलके एक से इसके जुड़ के करेंगे, आज मेरा किया कल उसका किया परसों उसका किया, तो एक जन उसमें खेती में जुड़ जाएगा तो सबको आसान रहेगा काम करने के लिए। विष मुक्त अन्न भी ज्यादा होगा और खर्चा भी कम होगा मजदूरी का। तो किसान मित्रों, जैसे हम सुन सकते हैं कि शुरुआत से लेकर अंत तक उन्होंने पूरा हमें बताया कि कैसे शुरुआत की और अभी तक उन्होंने क्या क्या प्राप्ति की है। तो आपसे भी अनुरोध है कि आप आपके खेत के खुद वैज्ञानिक बने, ज्यादा नहीं 2, 4, 5, 10 पेड़ों से आप शुरुआत करिए, उसको आप गौकृपामृतम का या जो भी आपको जैविक कृषि पद्धति पसंद है उसका प्रयोग करिए और आप तुलनात्मक प्रयोग करके फिर आप चयन करें कि सबसे अच्छा आपके लिए कौन सा है। और आप सभी से अनुरोध है कि इन्होंने जैसे कोकण कपिला, कोकण की स्थानीय जो गौवंश है उसके ऊपर काम किया, वैसे आप भी आपके स्थानीय नस्ल पे काम करिए। हम देखिए बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, हमारे पूर्वजों का ये रखा है वो रखा है, ये हमारे बाप दादा ने करके रखा है, और गाय का जब विषय आता है, जो गाय ने हमारे इतने पीढ़ियों को दूध पिलाया है, हमारे खेत जोते, तो उनका तो हम कभी उपकार पूरा फेड नहीं सकते। लेकिन जब गौपालन की बात आती है तो हम बाहर से दूसरे नस्ल लेके आते हैं दूसरे राज्यों से, और हमारी जो नस्ल है स्थानीय वो रास्ते पे रखड़ते छोड़ देती है, और फिर हम तुलना करते हैं कि गिर इतना दूध देती है और ये इतना कम देती है। तो अपने स्थानीय नस्ल के ऊपर काम करने का जवाबदारी हमारा खुद का है, और अगर हम काम करेंगे तो जैसा इन्होंने कहा कम खर्चे में ज्यादा उत्पादन, ये कृषि का जो मॉडल है ये हम अपने खुद के खेत पे अपन उसका स्वरूप देख सकेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक वीडियो देखा, और आप आशा है कि ऐसे प्रगतिशील किसानों के पास आप खुद भी जाए, ऐसे रिजल्ट्स देखें, और रिजल्ट देखने के बाद आप खुद भी इसका प्रयोग करिए। धन्यवाद।
नमस्ते, मेरा नाम आदित्य मेघनाथ खोत है। दापोली से शिरोने गांव में रहने वाला हूँ। अभी हमने खेती के बारे में वीडियो किया था, गोकृपामृत के बारे में। तो उसके लिए जो छाछ लगता है, गोबर लगता है, जैविक खेती के लिए गोमूत्र का भी उपयोग करते हैं। ये हमारी कोकण कपिला के यहाँ के लोकल वैरायटी है। ये इसका वैशिष्ट्य ऐसा है कि कोकण रीजन के लिए हिसाब से ये बनाई गई है ईश्वर ने। इसके शरीर ऐसे आप देखेंगे तो शरीर से बहुत छोटी रहती है। इसका हम भी ऐसा ही रहता है जैसे गिर में बहुत बड़ा रहता है, इसमें कोकण कपिला में छोटा रहता है, क्योंकि ये गाय की शरीर इसकी छोटी बनाई है। ये दूध के मामले में भी देखेंगे तो दिन का हाईएस्ट 3 या 4 लीटर दूध देते हैं, यानी कि एक सुबह का बोलेंगे तो 1.5 से 2 लीटर, शाम का 1.5 से 2 लीटर। और दूध देने का जो पीरियड है वो भी इसका कम है। वैसे बोले तो 3 या 4 महीने ब्याह के बाद वो दूध देती है। और कोकण में इसका उपयोग बहुत से यहाँ पे नर के लिए किया जाता है, क्योंकि कोकण के पुराने खेत में बैल का जो उपयोग किया जाता है, तो बैल के लिए बैल रखने के लिए गाय का पालन किया करते थे पहले के जमाने में। दूध ये कोकण रीजन में मेन प्रोडक्ट नहीं था पहले हिसाब से। दूध का अभी ये अभी का जो कल्चर, ये दूध गाय को और दूध को जो जोड़ा गया है अभी का कल्चर का परिणाम है। पहले कोकण में दूध और गाय का कोई संबंध नहीं रहता था। वो जो देगा वो बछड़े को जाएगा, यानी कि जो नर रहेगा, जो उसका नस्ल रहेगा उसको जाएगा। और वो बड़ा वाला बैल खेत में बहुत अच्छा काम करेगा। इसलिए घर की जरूरत, अभी घर में कोई बीमार है या फिर कोई गर्भवती महिला है या फिर कोई बछड़ा घर में या बच्चा है, तो उसको हिसाब से और चाय के हिसाब से इतना ही दूध का उपयोग इसका किया जाता था। बाकी सब दूध उसका बछड़ी के लिए रखते हैं कोकण में। इसलिए कोकण में गाय दूध के हिसाब से पाली नहीं जाती है, खास करूं कोकण गिद्ध की वैरायटी में। और इसका वैशिष्ट्य उसमें रोगराई कम आती है। जैसे आप अभी हाइब्रिड नस्ल देखेंगे, जैसे कि जर्सी है, उसके बाद होलस्टन है, उसमें रोगराई की बहुत ही ज्यादा मात्रा में रोग आते हैं। इसके हिसाब से उसको कोई रोग नहीं है, रोगराई नहीं है, इसके बीमार नहीं पड़ती है। यहाँ के वातावरण के हिसाब से वो चलती है। और छोटे किसान के लिए ही बनाई गई है। कोकण में बहुत बड़ा खेती का एरिया नहीं है, छोटा छोटा हिस्से में कोकण की खेती बढ़ती है। तो छोटे किसान के लिए छोटी गाय बहुत ही अर्थशास्त्र के हिसाब से और घर में रखने के हिसाब के लिए भी बहुत ही अच्छी है। और हर घर में ऐसी गौमाता होनी चाहिए। और कोकण के बारिश के हिसाब से उसके शरीर में तेल ग्रंथियां उसके स्किन के अंदर ज्यादा रहती है। इसलिए बहुत कितना भी जोर से बारिश गिर रहा है तभी वो गाय बारिश में चरने के लिए जाती है। और उसको अलग से कुछ खाने का बंदोबस्त नहीं करना पड़ता है। जो यहाँ पे भात यानी कि राइस का जो मेन उत्पादन कोकण में है, उसके जो वेस्ट रहता है उस पर वो फलती है। और यहाँ पे जंगली पहाड़ी एरियो में जो कुछ भी रहेगा घास फूस, वो खाके वो अपना दिनचर्या या फिर अपना जीवन का गुजारा करती है। इसलिए उसको ज्यादा खाने के लिए कोई ग्रास लगाना है या फिर उसके खाने के लिए कोई और खेत में उत्पादन लेना है, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। जैसे कि जर्सी और होलस्टन में हम देखते हैं कि उनके लिए मक्का यानी कि हाथी ग्रास या फिर नए नए अभी नेपियर वगैरह ग्रास लगाए है, क्योंकि उसका दूध का उत्पादन भी कम है। और दूध की क्वालिटी देखेंगे तो ग्रंथों में भी लिखा है जिस गाय का कलर अभी काला रहेगा तो उसका बहुत ही दूध अच्छा है। और वैसे भी देखेंगे कि जो गाय दूध जितना कम देती है उतने मात्रा में उसमें प्रोटीन्स और सब विटामिन की मात्रा बहुत ही ज्यादा रहती है। इसलिए कोकण गाय हमारे हिसाब से बहुत ही अच्छी है। यहाँ के अभी कोकण में ट्रेंड चल रहा है कि गिर या फिर साहिवाल लेके यहाँ पे सब लोग बाहर की राज्यों से गाय लेके आ रहे हैं, लेकिन बाहर से गाय नहीं लाने का यहाँ पे जो लोकल, जहाँ भी कोकण रीजन में कोकण गिद्ध है, वैसे घाट देश पे खिल्लार है, जो नस्ल जिस लोकल वैरायटी का है वह उस पर ही ध्यान देना चाहिए और उसकी बढ़ाई अपने अपने भाग में करनी चाहिए। और हर एक किसान के पास एक ही गौ माता होनी चाहिए, एक कम से कम एक, ज्यादा कितनी भी रख सकते हैं। हमारे यहाँ तो 10-12 है। तो जिसको गौ माता रखनी है तो वो सब ऐसे सेटअप करके उसको भी उस वातावरण में रहने के लिए आनंद होना चाहिए, नहीं तो कहीं भी छोड़ के रखेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। अभी रास्ते पे भी हम घूमते हुए गाय देखते हैं, वो भी हमारे यहाँ बहुत ही सब महाराष्ट्र में समस्या है कि गाय रास्ते पे छोड़ के रखी है सबने। तो किसी ना किसी को उसको पालना जरूरी है और हर किसान के पास गाय होना जरूरी है, क्योंकि उसका जो गोमूत्र है, दूध है, गोबर है, उसका खेती में बहुत ही अच्छा प्रयोग होता है और उससे ज्यादा उत्पादन में बढ़ोतरी मिलती है। और उस उत्पादन के बढ़ोतरी में जो अपने को आर्थिक फायदा होगा
उस हिसाब को लगा के हम इसको पालेंगे। इसके ऊपर कोई आर्थिक जिम्मेदारी नहीं है। वो सब जो कुछ आर्थिक खर्च उसको लगता है वो हमारे खेती से यहाँ पे आएगा, और दूध जो अपने को मिलता है वो हर गाय देती है। ऐसे इसलिए कोकण गिद्ध यहाँ के कोकण रीजन की खेती करने के किसान के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और अभी आने वाले साल में कोकण गिद्ध में काम होना भी जरूरी है। वैसे सरकारी दफ्तर में भी कोकण गिद्ध का अभी कुछ साल पहले ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। अभी आने वाले दिनों में देखते हैं कोकण गिद्ध पे कैसा रिसर्च होता है, और कोकण गिद्ध भी गिर जैसी है पूरे देश में प्रसिद्ध होगी, और कोकण गिद्ध का काम दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, ये आशा रखता हूँ। धन्यवाद।